हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th की एनसीईआरटी की मैथ करने जा रहे हैं। फंक्शन नामक कॉन्सेप्ट, इसके पहले मैं आपको फंक्शन के विषय में कम से कम 2-3 लेक्चर दे चुका हूं और आपको बता चुका हूं। फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 11th की प्लेलिस्ट में आप जाएं, पुराने वीडियो देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप एक्सरसाइज लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फंक्शन और रिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। ये हमारे पास 3 रिलेशन दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में। इन रिलेशन में हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, रीजन देना है इसका कि क्या रीजन है फंक्शन होने का या ना होने का, और इफ़ इट इज़ ए फंक्शन, और यदि यह एक फंक्शन है तो कह रहा है इसका डोमेन और रेंज ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले का पहला नंबर, जरा आप इसको गौर से देखें। ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन लिखा हुआ है। मैं पहले को सॉल्व करने के लिए अगर आपको रेखा चित्र बना के दिखाऊं, वेन डायग्राम जिसको कहते हैं, तो देखिए जो 2, 5, 8, 11, 14, 17, मान लो ये पहले सेट में पहले वाले अवयव मैंने रखा और इसको कहा सेट नंबर ए। देखिए पहले वाले एलिमेंट सब सेट ए में रखोगे तो 2, 5, 8, 11, 14, 17। जो दूसरे एलिमेंट हैं वो हम सेट बी में रखते हैं और उसमें है 1, 1, 1, 1, 1। देखिए ज़रा, सब में जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 है। तो जब कोई एलिमेंट कई बार आता है तो उसको सेट में हम केवल एक बार ही लिखते हैं। तो ये हो गया 1। अब देखिए ज़रा, 2 का रिलेशन 1 से, 5 का रिलेशन 1 से, 8 का रिलेशन 1 से, 11 का रिलेशन 1 से, 14 का भी 1 से और 17 का भी 1 से। तो क्या यह एक फंक्शन है? देखिए फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। अगर कोई फंक्शन होता है ए से बी में, फंक्शन सच दैट ए टू बी, तो ये परिभाषा है कि ए के प्रत्येक अवयव का, ये यहाँ पर मैं डेफिनीशन लिख रहा हूँ, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय इमेज बने या प्रतिबिंब हो, इमेज हो। अगर ये शर्त पूरी करे तो फलन होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट। देखो जरा, ए के प्रत्येक अवयव 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये सभी की इमेज कौन बन रहा है? 1। एक अद्वितीय इमेज का मतलब होता है कि अगर एक इमेज बन जाए किसी एलिमेंट की तो दूसरी इमेज ना बने। जैसे यहाँ देखो, 2 की इमेज कौन बन गया है? 1। तो 2 की अब कोई दूसरी इमेज यहाँ है ही नहीं है। इसी तरह 5 की इमेज कौन है? 1। तो 1 के अलावा 5 की कोई भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर ए में कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा और किसी एलिमेंट की यहाँ 1 के अलावा कोई और इमेज नहीं है। यानी जैसे 2 की इमेज 1 थी और अगर 2 की इमेज कोई और एलिमेंट भी हो जाती तो ये फंक्शन ना होता। इसका मतलब ये हो गया कि पहला नंबर ये फलन है, ये फंक्शन है। रीजन मैंने आपको बताया कि चूंकि ए के प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज कौन बन रही है? 1 बन रहा है। इसका मतलब यह एक फंक्शन है और इसका जो डोमेन होगा, आपको मालूम है फंक्शन अगर ए से बी में है तो प्रथम अवयव ऑर्डर पेयर में लिखा हो तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सब के सब डोमेन होते हैं। यानी डोमेन हो गया 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सब डोमेन हो जाएंगे। और जो इसके रेंज हो जाएंगे, परिसर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसके रेंज सब द्वितीय अवयव होते हैं और यहाँ द्वितीय अवयव में केवल एक ही अवयव है, वो 1 है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इसका पहला वाला भाग है
वो फंक्शन है। बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर अब अगर आप गौर से देखें तो दूसरे नंबर में देखिए 2 किससे रिलेटेड है 1 से, 4 किससे रिलेटेड है 2 से। तो अगर मैं फिर से इसको वेन डायग्राम से बनाऊं, इसको मैंने ए कहा और एक सेट मैंने बी कहा और फंक्शन ए से काहे में है बी में, तो जो ए के एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के सब पहले एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे, पहले एलिमेंट हैं। दूसरे एलिमेंट में कौन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या है 7 ये। अब देखो यहाँ पर जो 2 का रिलेशन है वो 1 से है, ये देखिए 2 1 से हो गया, 4 2 से हो गया, 6 3 से रिलेटेड है, 4 8 4 से रिलेटेड है, 10 5 से रिलेटेड है, 12 6 से रिलेटेड है और 14 7 से रिलेटेड है। तो देखिए इधर का हर अवयव का इधर एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो चूंकि ए के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो बी में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब अगर 2 की इमेज 1 बन चुका है तो अब 2 की कोई और इमेज यहाँ नहीं बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, राइट। अब अगर ये फंक्शन हो गया तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डोमेन होंगे वो सब फर्स्ट एलिमेंट होंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 और 14 ये सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। और जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड इमेज है दूसरी वाली वो सब क्या होंगे रेंज। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए रेंज। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया दूसरा। अब जरा तीसरे वाले को देखो, तीसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरे में ये मान लीजिए सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ए और बी। फर्स्ट एलिमेंट ए में रहेंगे तो 1 1 2 यानी हम यहाँ पर 1 2 ही लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें है 3 5 तो यहाँ मैंने 3 5 लिख दिया। अब देखो क्या दिया है, फर्स्ट की इमेज 3 तो फर्स्ट की इमेज 3 और फर्स्ट की इमेज 5। यहीं से पता चल गया कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर के एक एलिमेंट के इधर 2 इमेज मिली, यानी समझ जाओ ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर 1 और फिर 2 किससे है 5 से, 2 किससे है 5 से। तो चूंकि हम यहाँ कह सकते हैं, इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे कि चूंकि एलिमेंट 1 की 2 इमेज 3 और 5 बनती हैं, इसलिए यह एक फंक्शन नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई ना। मैंने आपको जब समझाया होगा या आप पुराना वीडियो अगर आप मेरा देखें तो उसमें मैंने बताया था कि मैनी 1 हो सकता है फंक्शन में, इधर से मैनी इधर 1 हो सकता है, लेकिन इधर 1 और इधर मैनी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना। तो इधर अगर कोई फंक्शन ए से बी में है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो ए के प्रत्येक अवयव का, यानी इधर कोई बचना नहीं चाहिए, बी में एक यूनिक इमेज मिले, यानी एक और केवल एक इमेज मिले। यहाँ 1 की यहाँ 2 इमेज मिल चुकी हैं, एक 3 है और एक क्या है 5 है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि यह एक फंक्शन नहीं है। तो आप इसे नोट कर लें और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दिए गए जो 2 फंक्शन है, पहला और दूसरा, फाइंड डोमेन और रेंज। हमको इनका डोमेन और क्या ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं डोमेन के विषय में पहले ही बता चुका हूँ और मैं डोमेन और रेंज का एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा जिसमें केवल डोमेन और रेंज ही होंगे। वो इस किताब से थोड़ा अलग रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। फिलहाल अभी तो इसको आपको देखना है। सबसे पहले जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये f(x) बराबर दिया है माइनस का mod x। मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर मैं इसका ग्राफ देखो खींचूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं,
तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो देखिए इसका ग्राफ क्या आएगा। मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ होता था, ऊपर, ये मॉड एक्स का ग्राफ था ऐसे, मगर उसके पहले क्या लगा है, माइनस। तो ये ग्राफ जो ऊपर है यही ग्राफ नीचे चला जाएगा, यानी ये ग्राफ बन जाएगा अब किस प्रकार, जरा देखिए, ये ग्राफ अब नीचे की ओर आ जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। मैंने तुम्हें कहा था कि यदि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लें तो x अक्ष पे उसकी चौड़ाई जहाँ तक जा सकती हो वो होती है फलन का ग्राफ, फलन का डोमेन। तो अगर आप इस ग्राफ को देख करके कहें तो जो इसका डोमेन होगा वो बराबर होगा सभी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी इधर जाएगा तो ये प्लस अनंत तक जा सकता है और इधर जाएगा तो ये माइनस अनंत तक जा सकता है, राइट। तो ये ग्राफ हो गया। अगर आप जनरली तौर पर करेंगे तो देखिए एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स दिया है। परिभाषित फलन के लिए आप x को चाहे जो रख दो, यानी चाहे जो रियल नंबर रख दो, फलन सदैव परिभाषित होगा। तो इस प्रकार डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। और ग्राफ से देखें तो ग्राफ से मैंने कहा था अगर आप ऐसे चौड़ाई पे जाएं तो जहाँ तक जा सकते हैं वो डोमेन है, और ऊंचाई पर आप जितनी दूर तक जा सकते हों या नीचे जितनी दूर तक जा सकते हों वो क्या होता है, रेंज। अब अगर इसकी रेंज की बात देखो करते हैं तो रेंज क्या आएगी। मॉड एक्स हम जानते हैं सदैव पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड एक्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके पहले काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का। यानी पॉजिटिव में अगर हम माइनस लगा देंगे तो सारी संख्या क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो से लेकर के जितनी नेगेटिव संख्याएं हैं वो सब इसका क्या हो जाएंगी, रेंज। यानी रेंज बराबर अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा जीरो से वो माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक, जीरो तक। चाहे आप ग्राफ से देखो, अगर आप ग्राफ से देखो तो ये मूल बिंदु होता है, ये 0 पॉइंट है, और आप देखिए कि जीरो से नीचे ग्राफ चाहे जहाँ तक हम खींच दें, यानी माइनस अनंत तक भी वो जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रेंज होगा वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होगा, 0 तक, क्योंकि नीचे आप माइनस अनंत से ऊपर 0 तक आ सकते हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जनरली तौर पे वैसे अगर आप देखें तो मॉड एक्स सदैव पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स का जो रेंज होता है खाली मॉड एक्स का वो 0 से लेके अनंत तक होता है। चूँकि इसमें माइनस लग गया, इसका मतलब वो माइनस अनंत से क्या हो गया, 0 हो गया। तो बहुत ही आसान था। अब आइए हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं। दूसरा नंबर है एफ एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक वीडियो डाला है असमीका कैसे हल करें। आप देखेंगे कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस तरह की चीज़ों को हल करके एक्स का वैल्यू निकालना, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में डाल दिया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि परिभाषित फलन के लिए, देखो कोई फलन एफ एक्स है, ये कब परिभाषित होगा, जब अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसकी वैल्यू माइनस ना हो। क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस की हो जाएगी तो फिर वो परिभाषित नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो परिभाषित फलन के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये सदैव ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। याद रखें मैंने आपको डोमेन और रेंज का जो सबसे स्टार्टिंग का बताया हुआ है वीडियो डाला है, आप उसमें भी इस तक सवालों को देख सकते हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखें जो रिलेशन और फंक्शन से संबंधित हैं तो आपको ये काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, चिन्ह बदल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मैंने कहा था इसके दो गुणनखंड कर लो तो x प्लस 3 आया और x माइनस 3 आया, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मैंने कहा था यदि दो गुणनखंड हों और इनइक्वलिटी में लेस देन का चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब है कि
कि संख्या रेखा अगर मैं बनाऊं और यहाँ -3 रखूं और यहाँ पर +3 रखूं, और चूँकि बराबर का चिन्ह है तो -3 भी लेना है, +3 भी लेना है, तो ये सारी वैल्यू इसके जो अंदर आ रही है वही सब क्या कहलाती है? डोमेन। ये मैं सब समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये जो डोमेन आएगा ये बराबर आएगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से +3। क्लोज्ड इंटरवल इसलिए क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा है तो -3 भी शामिल होगा, +3 भी शामिल होगा, और इसके बीच की जितनी रियल नंबर हैं सब क्या हो जाएंगी? डोमेन। अब और रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए ये देखो जो दिया है f(x) बराबर, ये अंडर रूट के अंदर दिया है 9 - x²। अगर मैं इसको y बराबर बोलूं तो ये हो जाएगा y बराबर 9 - x²। अंडर रूट अगर लगा है किसी संख्या में तो वो सदैव पॉजिटिव ही होता है। तो चूंकि यहाँ अंडर रूट का चिन्ह आपको दिख रहा है, तो चूंकि y बराबर अंडर रूट आपको दिख रहा है, इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि जो y होगा वो सदैव पॉजिटिव होगा, यानी 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। पहली चीज़ क्लियर, यानी y की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं होगी, ये सदैव वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो माइनस की तो आप ले ही नहीं सकते। अब इसके बाद देखो ज़रा, अगर मैं y² बराबर करूं तो ये आ जाएगा 9 - x²। अगर x² को इधर उठा लाएं तो x² बराबर हो जाएगा 9 - y², अर्थात x बराबर अंडर रूट के अंदर 9 - y²। अब बताओ x कब परिभाषित होगा? जब 9 - y² ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो? 0 हो। अर्थात 9 - y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या हम इसको कह सकते हैं y² - 9 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा मैंने समझ गए आप? देखो x बराबर इतना आया है, ये जो अंदर है अंडर रूट के अंदर ये सदैव पॉजिटिव संख्या होती है, 0 या 0 से बड़ी। तो हमने कहा कि ये 0 या 0 से क्या होगी? बड़ी, यानी y² - 9 ये लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? 0। अर्थात जो y की वैल्यू होगी वो -3 और +3 के कहाँ होगी? बीच में। ये देखिए अभी बिल्कुल यही चीज़ यहाँ आप किए थे, ये देखो -3 और +3 के बीच में सेम चीज़। परंतु हम जानते हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो सदैव 0 से बड़ी होगी। बात समझ में आ रही ना? y की वैल्यू सदैव 0 से क्या होगी? बड़ी। इसका मतलब -3 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो y रेंज आएगा वो बराबर आएगा 0 से कितना? 3, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है। देखो रेंज का मतलब y की वैल्यू निकालो और डोमेन का मतलब x की वैल्यू निकालो, मगर वो वैल्यू किस पर होनी चाहिए? जब फलन क्या हो? परिभाषित हो। रेंज निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं। किसी भी फंक्शन को आप y के बराबर मान लो, इसको सॉल्व करके जो y दिया हुआ है इसको सॉल्व करके x बराबर निकालो, राइट? तो जैसे हमने x बराबर निकाला तो x बराबर आया अंडर रूट के अंदर 9 - y²। इतना तो आप कर सकते हो। फंक्शन को पहले y के बराबर मानो, उसको हल करके x बराबर y के पदों में मान निकालो। अब x कब परिभाषित होगा? बस वही आपको लगाना है। बताओ x कब परिभाषित होगा? जब अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या 0 या 0 से क्या हो? बड़ी, तभी परिभाषित होगा। क्योंकि अगर ये 0 से कम हो गई तो निगेटिव, अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव आया तो अपरिभाषित। तो डिफाइंड फंक्शन के लिए 9 - y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया कि y की वैल्यू -3 और +3 के बीच में आएगी। ये चीज़ मैंने समीकरण कैसे हल करें इस वीडियो में बता दिया था, सारा चीज़ कैसे हल किया जाता है। अब ये हमारे पास ये चीज़ आई, मगर ये पहले से हमको मालूम है कि y का मान सदैव पॉजिटिव होगा, यानी 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा। तो इसका मतलब इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। -3 है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि आप 0 से बड़ा लेना, तो 0 या 0 से बड़ा, परंतु छोटा किससे? 3 से। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है बहुत ही इजी क्वेश्चन दोनों।
एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 दिया है तो एफ जीरो ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान, आपको मैं ये बस एक दो बता देता हूँ। एफ एक्स बराबर दिया है 2x माइनस 5, आपसे कहा एफ जीरो ज्ञात करो, तो सिर्फ x की जगह पे जीरो रख दो, तो 2 इंटू जीरो माइनस 5, तो इसका उत्तर कितना आ गया -5। इसी तरह जैसे दूसरा है तो f7 निकालना है, तो f7 निकालोगे तो 7 रख दो, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 7 दूनी 14, 14 में 5 गए 9। इसी तरह आपको क्या निकालना है f7, ये भी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी प्रकार है। जो TC दिया है, ये दिया है 9c/5 प्लस 32। आपसे कहा T0 निकालो, तो T0 का मतलब जहाँ C लिखा हो वहाँ 0 लिख दो, तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 32, तो बहुत आसान है। इसी तरह T28 निकाल लेना है, T-10 निकाल लेना है, 0 की जगह -10 रख देना। जो इसका चौथा नंबर है उसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ C का मान ज्ञात करो, TC बराबर 212। तो देखो इधर TC ये 212 दिया है, बट TC किसके बराबर है, परंतु जो TC है वो बराबर दिया है 9c/5 प्लस 32। इसका मतलब ये हो गया कि 9c/5 प्लस 32 ये 212 के बराबर हो जाएगा। तो 9c/5 बराबर 212 माइनस 32, कितना बचा 0, 11 में 3 गए 8, 180 बचा। इसलिए हमें C बराबर चाहिए, तो 180 में गुणा कर दो 5 का, और बटे कितना 9, 9 दूनी 18, तो बोलो C बराबर कितना आ गया 100। बिल्कुल आसान। तो ये भी क्वेश्चन तीसरा चौथा आसान था। अब आखिरी क्वेश्चन पांचवा देख लेते हैं, जिसमें रेंज ज्ञात करना है, फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चन दिए थे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो रेंज ज्ञात करना है। 3 फंक्शन दे दिए गए हैं और इनका रेंज ज्ञात करना है। पहला नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखो तो जो f(x) दिया है वो दिया है 2 माइनस 3x। x रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी। रेंज निकालने के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि इसको y के बराबर मान लो। जैसे आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये तरीका है करने का। अगर डायरेक्ट y का मान क्या होगा अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप y बराबर इसको मानो 2 को इधर लाओ, तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस वाई। तो x बराबर होगा 2 माइनस वाई और अपान कितना 3। x की वैल्यू y के पदों में निकालो। x के लिए यहाँ कंडीशन दी गई है, और वो कंडीशन दी गई है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो चूंकि x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइनस वाई अपान 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। 3 तो 0 से बड़ा ही है, तो जब ये 3 0 से बड़ा ही है तो इसका मतलब हमें 2 माइनस वाई दिस इज ग्रेटर देन 0 लेना होगा। अब देखो अगर मैं इसे चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 माइनस वाई था तो मैंने चिन्ह बदल दिया, तो y माइनस 2 दिस इज लेस देन 0, अर्थात y इज लेस देन 2। यानी x 0 से बड़ा होगा तब जब y जो है वो 2 से क्या होगा, कम। बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज आएगी, इसलिए रेंज बराबर 2 से कम, तो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, 2 तक, ये पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी। अब देखो जैसे 2 से कम कहा ना, संख्या रेखा देखो ये 2 है मान लो यहाँ पर। अब इससे कम रहना है आपको, इसको लेना भी नहीं है तो ये छोड़ दिया ऐसे। अब इसके कम आप इधर चाहे जहाँ तक चले आओ, तो इधर सबसे लास्ट में आपको माइनस अनंत मिलता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, है ना। ये पूरा होता है यार रियल नंबर। तो आप 2 से पीछे रहना है, तो माइनस अनंत से कहाँ तक, 2 तक, लेकिन 2 शामिल नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, दूसरा नंबर है f(x) बराबर
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी वाई बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो वाई की वैल्यू इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0 हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा ये वर्ग है, और वर्ग या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा, बड़ा। बताइए होगा कि ना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो मान होगा वो या तो 2 होगा या तो 2 से क्या होगा, बड़ा। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही तो वाई है, यानी वाई का मान 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा। तो वाई की वैल्यू 2 या 2 से क्या होगी, बड़ी। इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा वो बराबर आएगा क्लोज्ड इंटरवल 2 से कहाँ तक, अनंत तक। क्लोज्ड क्यों लिया? क्योंकि इक्वल भी है। एक बार फिर से समझो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। हम अगर वाई की वैल्यू निकाल लें तो वही रेंज होता है। अब सोचो जरा कि प्लस 2 तो धनात्मक संख्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये 0 से लेके अनंत तक हो सकता है, यानी ये 0 से लेके अनंत तक हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर सदैव 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अगर उसमें 2 जोड़ देंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो 2 या 2 से क्या होगी, बड़ी। और यही क्या हो गया, वाई का मान। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है एफ एक्स बराबर एक्स, और एक्स रियल नंबर कहा है, एक्स वास्तविक संख्या है। अरे भाई, जब एफ एक्स को आप वाई मानोगे तो वाई किसके बराबर है, एक्स के, यानी जो एक्स का मान होगा वही वाई का मान होगा। और एक्स क्या है, रियल नंबर, तो फिर वाई भी क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब जो रेंज आएगा वो रियल नंबर आएगा। रियल नंबर का मतलब माइनस अनंत से कहाँ तक, प्लस अनंत तक। तो चाहे आप ये उत्तर लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली क्या हो गई, समाप्त। ठीक है ना। आपको डोमेन और रेंज अगर समझना हो तो मेरे सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे फंक्शन वाले, क्योंकि डोमेन रेंज बहुत विशाल कोर्स है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडवांस्ड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आप उसको देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नमस्ते, थैंक यू।